हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने एक चीज़ कहा था कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो अभी पिछले 8-10 दिनों में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैं करवाऊँ। तो ये मैंने इसको कई पार्ट में रखने का सोचा है। जैसे आज मैं आपको 9 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमें अलग अलग माध्यमों से स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल रहे हैं क्वेश्चन, जब हम लोग स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस जब वो हमारे पास भेजते हैं तो उनको मैं एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके पास लेकर के आता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के बीच 9 जनवरी का जो पूछा गया क्वेश्चन था उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके जो बाकी बचे क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो इसमें मैंने काफ़ी कम क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है। आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। और इसमें मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये रहेगी कि क्वेश्चंस करने से ज़्यादा आपको ये पता चले कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं, अभी करंट में जो एग्जाम हो रहे हैं, उसमें एनटीपीसी का पैटर्न क्या रखा गया, एनटीपीसी कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस उठा रही है, यानी आरआरबी का जो एग्जाम चल रहा है तो उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। और मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं आपको ऐसे जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं उनको कम वक्त में कैसे सॉल्व किया जाए और काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके बीच वो क्वेश्चन लेकर के आऊँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। मेरी प्राइम जो प्रायोरिटी कह सकते हैं आप यही। तो आज मैं आप लोगों के बीच 9 जनवरी में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। और मैं ये बात आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार इस क्वेश्चन से, इस चैनल से जुड़े रहिए। इससे आपको आने वाले अभी वक्त में मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। रिसेंटली मेरा इसमें एक प्रयास ये भी रहेगा कि मैं मिक्सअप क्वेश्चंस कराऊं, कि जैसे कुछ 7 जनवरी को हुए, कुछ 6 जनवरी को हुए, या कुछ 10 जनवरी को हुए, कुछ 11 जनवरी को हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज लेकर के चलूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स जिनका हो चुका है वो तो खैर अब वो तो बीती हुई बात हो गई। अब जो आने वाले वक्त में जिनका एग्जाम, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अभी कई फेज में एग्जाम लेने जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि उनको आपके बीच में ऐसे लेकर के आए जो अब आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स उस एग्जाम को फेस करना चाहते हैं उनको ये पता चल सके कि रेलवे एक पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछ रही है। और अभी जहां तक मैंने एनालिसिस किया उसमें मैंने यही बात नोटिस किया है कि अभी एनटीपीसी जो एग्जाम ले रही है वो एक्चुअली एक डिफिनिट पैटर्न पर सवाल लेकर के चल, मतलब अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से उठा रही है तो उसमें डाटा, मतलब जो डिजिट है उसकी मतलब तब्दीली कर रही है, उसमें बदलाव हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी जो मैंने अभी पिछले 8-10 दिन के क्वेश्चन का एनालिसिस किया उसमें मैंने यही बात महसूस किया है कि पैटर्न वही रख रहे हैं एनटीपीसी, सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिजिट चेंज कर दे बस। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस बात को आप लोग सीरियसली लेंगे और इसमें उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। इससे आप लोगों का काफी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो चलिए आज ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। जो 9 जनवरी को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आज हम लोग, जो हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको आज कराते हैं। जैसे आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है कि एक पहिया 11,000 मीटर की दूरी को पूरे 700 चक्कर में पूरा करता है, तो पहिए का व्यास बताइए। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पर। एक पहिया 11,000 मीटर की दूरी को पूरी करने के लिए 700 चक्कर लेता है, तो पहिए का व्यास बताइए। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन को यहां समझिएगा। क्वेश्चन तो पहिया का मतलब क्या होता है? पहिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है, पहिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है इस तरीके से। तो पहिए का एक चक्कर का मतलब क्या होता है? पहिए की पूरी परिधि का मतलब क्या होता है? इसके पूरे बाहरी घेरे की कुल लंबाई। तो ये हम जानते हैं कि इसके बाहरी घेरे की कुल लंबाई जो होती है वो 2πr होती है। जो विड्थ होता है उसकी परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अब कहता है कि वो एक निश्चित दूरी, और वो दूरी है कितनी? 11,000 मीटर, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 11,000 मीटर। अब उसको पूरी करती है। अब उसके लिए वो कितने चक्कर लगाती है? यानी एक चक्कर तो उसका इतना हो जाएगा, यानी यहां से अगर चले यहां तक पहुंचे तो वो 2πr की बराबर होगी। अब कहता है कि उस पूरे 11,000 मीटर की दूरी को तय करने के लिए वो 700 चक्कर लगाती है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 700 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 700 चक्कर में, ये तो हुआ एक चक्कर, और 700 का मतलब हुआ कि पूरा जो ये चक्कर बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपको 11,000 मीटर के, 11,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसी के आधार पर इस पहिए का जो व्यास होगा, व्यास का मतलब क्या होता है, ये पूरी यानी कि 20 से खींची गई पूरी लंबाई, तो हम उसकी पूरी लंबाई बता पाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई का मान आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, हमने लिख दिया यहाँ पर 11,000 मीटर। अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसको काट देना है, 7 से ये काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से भी ये 2 जीरो भी कट जाएगा। अब आपका फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 110/44, 110/44। अब आपको करना क्या है, इसको इससे सॉल्व करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 22 दूना 44, अब 22 पचे 110, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर, 5 बटा यानी 5 का आधा 2.5। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि त्रिज्या जो है, इस पहिए की जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है कि 20 से आधी दूरी यानी व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो हम कहेंगे कि हमारा त्रिज्या कितना निकल के है, आर को कहते हैं त्रिज्या, तो ये हमारा 2.5 मीटर निकला। अब चूंकि हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर हमारा त्रिज्या 2.5 मीटर निकला है तो ऑब्वियसली हमारा जो व्यास होगा यानी डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, 5 मीटर हो जाएगा। 2.5 का 2 गुना कर दीजिए यानी कि 5 मीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ये 5 मीटर आपका आंसर निकल करके आया, इस पहिए का व्यास यानी यहां से यहां तक की लंबाई। तो इसके लिए पहले हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है, कहता है कि सुरेश ने 20 केजी, जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, सुरेश ने 20 केजी सेब 50 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा और इनमें 5% सेब क्या हो गए, सड़ गए। तो शेष सेब उसने 60 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा, तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। अब बड़ा सिंपली हम लोग इसको समझेंगे कि सुरेश ने सबसे पहले कहता है कि 20 केजी सेब, तो पहले हम क्या करेंगे, उसका कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। उसको उसने 20 केजी सेब 50 रुपए के दर से के लिए उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। तो हम कहेंगे कि सीपी बराबर जो होगा, सीपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो हम देखेंगे 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसने कितना सेब खरीदा, 20 केजी सेब खरीदा। तो 20 केजी के हिसाब से हम जानते हैं कि उसका मतलब उसका कितना निकलेगा, 1,000 रुपये उसकी कीमत निकल करके आई सेब की। पूरे 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 20 केजी सेब उसने खरीदा, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना आया, 1,000 रुपया। अब कहता है कि कितने 5% सेब सड़ गए, तो बाकी बचे सेब को वो अगर 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे तो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत। तो वो तो बड़ा चालाक निकला। तो क्या करेंगे हम लोग पहले उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो हम पहले देखते हैं कि 20 केजी में से 5% सेब तो सड़ गए थे, तो बचा कितना, 95%, यानी कि 20 केजी का 95%, इतना सेब रह गया। अब इतने सेब को, ये जो इतना सा सेब बच गया, ये 20 केजी का 95%, क्योंकि 5% तो सड़ गया है, तो इतने सेब को क्या करता है वो 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। तो हम क्या करेंगे, 60 से इसको गुना कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल विक्रय मूल्य उसको क्या मिला। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो इधर से काट दीजिए और एक जीरो इधर से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 95 दूना 190 गुना 6। तो इसको 19 6 के कितना होता है, 19 6 के आपका होता है 114, यानी कि आपका टोटल जो निकल करके आएगा वो 1140 रुपया, यानी कि 1140 रुपया उसका विक्रय मूल्य। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसको कितने का फायदा हो रहा है, उसको कितने का, उसने टोटल पैसा जो खर्च किया था वो 1000 और कमा कितना रहा, 1140 रुपया, यानी कि 140 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। रुपये में तो 140 का फायदा हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितने का, वही तो पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर यानी परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो आप क्या करेंगे, 140 यहाँ लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे
लाभ हो या हानि हो, दोनों ही स्थिति में ये लाभ, क्योंकि यहाँ लाभ पूछ रहा है तो लाभ, उसको लाभ ऑब्वियसली लाभ हो रहा है, क्योंकि 1000 दिया था और 1,140 रुपये में वो बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ, यहाँ पर भी लाभ, लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। यहाँ हमेशा क्रय मूल्य नीचे की तरफ होगा, अगर हानि होती तब भी यही होता, यहाँ हानि प्रतिशत लिखते हैं, यहाँ हानि लिखते हैं, यहाँ क्रय मूल्य। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो इधर से काट देंगे, 1 जीरो इधर से काट देंगे, तो 14% हमारा जो है आपका लाभ निकल के आया, यानी कि उसको 14% का लाभ हुआ है, जो उसने बाकी के सेब 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके बीच ये तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, ये भी 9 जनवरी को ही पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका कि मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं कि 9 जनवरी 2021 को ये पूछा गया क्वेश्चन सब। ये अभी इससे पहले भी जो मैंने करवाए हैं, यहाँ मैंने डेट लिखना मैं भूल गया था, इसलिए मैंने डेट लिख दिया ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि 9 जनवरी 2021 को ये सब क्वेश्चन आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको कॉर्नर पर दिख रहा होगा, ये कहता है कि एक ही कार्य क्षमता B से 5 गुनी है। अब आगे कहता है कि A B से 60 दिन कम समय लेता है उस काम को करने के लिए। तो कहता है कि अगर दोनों मिल करके उस काम को करते तो काम कितने दिनों में समाप्त होता। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कहता है कि एक ही वर्क एफिशिएंसी, एक ही कार्य क्षमता B से 5 गुनी है, ठीक, और A B से 60 दिन कम समय लेता है उस काम को फिनिश करने के लिए। तो कहता है अगर दोनों मिल के करते तो काम कितने दिनों में होता। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जाने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो क्या है वो समझिएगा। देखिए, जब कार्य क्षमता की बात होती है ना, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है ना, वो उससे कम समय लेता है। अब जैसे यहाँ पर तुलना की गई कि A की तुलना B से की गई। क्वेश्चन में दे रहा है कि A की कार्य क्षमता किससे, B से 5 गुनी है, यानी वो 5 गुना सक्षम है उस काम को करने के लिए। किससे, B से। तो क्लियर है कि B जो होगा उससे 5 गुना समय ज्यादा लेगा और वो A उससे 5 गुना समय कम लेगा। अब मैं आपसे ऐसे समझाओ कि मैं और एक आदमी सामने खड़ा है। अब मैंने कहा कि मैं उससे 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट हूं, यानी कि सक्षम हूं, तो मैं उससे 5 गुना ज्यादा तेज काम कर सकता हूं। तो अगर मैं 5 गुना ज्यादा तेज काम करूंगा तो मैं उससे 5 गुनी समय कम लूंगा ना। तो यही बात यहां पर समझना है कि यहां पर दोनों की क्षमता था, ठीक, क्या 5 और 1 का अनुपात। ये क्षमता थी A की और ये क्षमता थी B की, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो अगर हमने देखा कि ये जब क्षमता की बात होती है, ये हो गई इसकी क्षमता यानी एफिशिएंसी, तो एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जब क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता का रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। कैसे, कि जब समय की बात आएगी ना तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो समय होगा B अब ले लेगा 5 और A ले लेगा 1, यानी उल्टा हो जाएगा। इसकी क्षमता क्या है फिर से समझिए, यानी कि B जो होगा, ऐसे समझ लीजिए, B अब इतना ले लेगा और A इतना ले लेगा, यानी B को 5 गुना समय लग जाएगा और A को उससे 1, मतलब उसका जस्ट 1/5 समय लेगा। तो हमने क्या देखा कि B अब इतना समय लेगा और A इतना समय लेगा, जबकि क्षमता देखिए क्या थी, ये ऐसे हो गया, ये इधर, यानी B इधर की तरफ आ गया, A इधर की तरफ आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो B अब कितना समय ले रहा है, 5, तो हम मान लेंगे कि B के द्वारा लिया गया समय 5x है और A के द्वारा जो लिया गया समय है वो x है, ठीक। अब कहता है कि A B से 60 दिन कम लेता है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि B 5x समय लेता है और x जो है ये कौन ले रहा है, ये A ले रहा है, क्योंकि ये दोनों को हमने 5x इसको x माना है, तो ये क्लियर है कि 60 दिन हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 4x। अब इससे अगर हम काट देते हैं तो हमें क्या पता चला कि A 15 दिन में उस काम को करता है, 15 दिन लेगा उस काम को फिनिश करने में। और अब बात आ रही है किसकी, इसकी B की। तो B कितना लेगा, अगर ये A को चूंकि हमने x माना है ना यहाँ पर, तो ये 15 दिन लेता है, तो B कितना दिन लेगा, 15 × 5 = 75। तो A के द्वारा लिया गया समय और B के द्वारा लिया गया समय 75 हो जाएगा। अब क्या करना, कहता है कि दोनों मिल करके
क्योंकि आप सीधे सीधे 15 पचे 75 करेंगे ना यहाँ पर, तो वही यहाँ पर 15 और 15 पचे 75, ठीक है। ए 15 दिन में करेगा और बी 75 दिन में करेगा। अब हमें करना क्या है कि दोनों का मिला हुआ यूज कर लेना, यानी कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो आप ऐसे करेंगे, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/15, और बी का एक दिन का काम कितना होगा, क्योंकि बी 75 दिन लेता है। तो बी जब 75 दिन लेता है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली ऐसे कर देना। अब आप यहां पर देखिए कि 15 बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/75, और ए का एक दिन का काम होगा 1/15। तो आपको करना क्या, 15 और 75 का एलसीएम ले लीजिए, 15 पचे 75, ठीक है, और 75 एक बार में कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/75। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए 75/6। तो आप इसको काट सकते हैं आप, 3 दूना 6 और 25, तो 25। अब इसको आप और चाहिए तो और ऐसे कर सकते हैं, यानी कि काम जो है 12.5 दिनों में फिनिश होगा। समझ गए? मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं कि कहता है कि ए की क्षमता बी से 5 गुनी है, ठीक है, क्षमता है, तो क्लियर है कि बी 5 गुनी समय लेगा और ए यानी कि उल्टा हो जाएगा, ए के द्वारा लिया गया समय ये होगा, बी के द्वारा लिया गया समय ये होगा। और क्वेश्चन में आगे कहता है कि ए बी से 60 दिन कम लेता है क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है। तो मान लीजिए कि अगर बी 5x लेता है तो ये कितना लेता है, ये ए लेता है, तो दोनों का अंतर कितना 60 का, तो हमें x का मान कितना निकला यहाँ पर 15, यानी x कौन ले रहा था, ए, ठीक। तो हमने देखा कि ये ले रहा था, तो ये 15 पचे 75, ए का 15 दिन में काम करेगा और बी अकेले उस काम को 75 दिन में करेगा। तो अब कहता है दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व किया 75/6, यानी कि जब आप इसको काटेंगे तो 12.5 दिन निकल के आएगा। दोनों मिल करके उस काम को 12.5 दिनों में फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बीच आ रहा है, कहता है कि जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी संख्या का 78% और उसी संख्या का 65% का अंतर 78 है। तो कहता है कि उसी संख्या का 48% कितना। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कहता है किसी संख्या का 78% और 65% का अंतर 78 है, तो उसका 48% कितना होगा। तो इसको आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से। कहता है कि संख्या सेम है, तो संख्या जब भी सेम हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है। कहता है कि इसी संख्या का 78% और उसी संख्या का 65% का अंतर, तो 78 और 65 का अंतर कितना होता है 13% होता है। 78% में आप 65% को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 13%। अब वही दोनों का अंतर था कितना, किसी संख्या का 78% और 65% का अंतर 13%। यानी कि अब प्रतिशत में तो 13% हुआ, लेकिन संख्या में कितना का अंतर 78। तो हम कहेंगे कि यही 13% जो है 78 के बराबर है, तो हमें संख्या निकालनी। कहता है कि उसी संख्या का 48% क्या होगा। तो हमें सिंपली करना है, संख्या का 48% निकालना है, तो बहुत आसान तरीके से पहले हमें संख्या निकाल लेनी है। तो 13% उस संख्या का, यानी उस संख्या का 13% 78 के बराबर, तो संख्या क्या हो जाएगी 78 गुने 100/13। अब ये आ जाएगी आपकी संख्या। अब इसी संख्या का आपको 48% निकाल, संख्या तो ये निकल के आप सिंपली कर सकते हैं 13 छक्का 78, यानी 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600, यानी कि संख्या 600 हो जाएगी। तो हमें इतना स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत, हम एक ही स्टेप में क्यों नहीं कर रहे, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब इसी संख्या का 48% आपको निकालना है। तो 48% के लिए क्या करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 13 छक्के 78 काट दीजिए। अब आपको करना क्या है, 48 से 6 को गुना कर देना है, तो 6 चौके 24 और 6 अठे 48, 288। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में कौन नाव जाती है। तो धारा की गति क्या है, यानी धारा का वेग पूछ रहा है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझना पड़ेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होती है। शांत जल में नाव की चाल
सॉरी, शांत जल में नाव की चाल नहीं, बल्कि मैं कहूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो होती है, धारा, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है धारा के विपरीत नाव की चाल और एक होती है धारा के दिशा में नाव की चाल। तो धारा के दिशा में जब भी आप लिखेंगे धारा के दिशा में, तो उसमें धारा की दिशा में नाव की चाल, ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्योंकि देखिए मैं पहले लिख दूं फिर मैं आपको समझाता हूं। शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग, ये होता है, ये होता है। ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब भी धारा की दिशा में नाव की चाल पूछे ना, तो वहां पर क्या होता है कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो अब प्लस धारा का वेग, वो प्लस क्यों लगाया जाता है उसकी वजह समझिए। प्लस इसलिए लगाया जाता है कि जब देखिए धारा एक दिशा में जा रही है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो नाव को कम प्रयास करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा फोर्स सारा पावर तो किसका लगेगा, धारा का लगेगा। वो जो धारा इतनी पावरफुल होती है कि नाव को ऐसे ही ढकेल देगी, तो नाव को कम एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी, कम पावर लगानी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि धारा उसको अपनी दिशा में बहा करके ले जाती है। तो उस कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग लगाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा हो जाए कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तब सब कुछ यही रहेगा, शांत जल में नाव की चाल, यहां पर सिर्फ माइनस लगा दें। ठीक है, विपरीत दिशा में पूछेगा तो सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस। अब वो भी माइनस क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है और नाव इधर आ रही है, तो क्लियर बात है कि नाव जो है वो धारा के विपरीत बल लगा रही है। तो विपरीत बल लगा रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगता है। और जब धारा एक साथ जा रही है और उसी के साथ वो बहती जा रही है, तो वो प्लस हो जाते हैं, नाव की भी चाल जुड़ जाती है प्लस धारा का वेग भी जुड़ जाता है। ये रीजन। अब हम लोग इसी के ग्राउंड पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि 1 घंटा 45 मिनट में, मैं पहले इसको इरेज कर दूं और फिर क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है नाव, धारा की दिशा में। तो कहता है कि धारा की गति क्या है। आपको सबसे पहले करना क्या है, समय क्या लेती है वो, धारा की दिशा में नाव की चाल पहले हम पता कर लेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो पहले हमें समय को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समय क्या कहता है कि 1 घंटा और 45 मिनट लेती है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 घंटा 45 मिनट को हम ऐसे लिख लेंगे, 45 को 60 से हम भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा तो कंप्लीट है और 45 मिनट कहता है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, हम मिनट को हम इसमें बदल लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 3 7, तो 7/4 घंटा लगता है। अब कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, अब धारा की दिशा में कुल दूरी है कितनी, 28 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल बराबर हो जाएगी 28/7। क्योंकि आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो 28 किलोमीटर दे रहा है और समय कितना लग रहा है उसको, 7/4 घंटा। तो आप क्या करेंगे, 7/4 से उसको डिवाइड कर देंगे समय से, तो आपको नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल पता चल जाएगी। तो आप इससे इसको कर दीजिए, 28/7 × 4, तो 7 चौके 28 बराबर हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल होगी। अब मैंने अभी आपको वैसे बताया था कि धारा की दिशा में जब नाव की चाल निकाली जाती है तो वो किसके बराबर होती है, शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा का वेग। और आपसे क्वेश्चन में धारा का वेग ही पूछा गया, तो आपको पता है कि शांत जल में नाव की चाल थी कितनी, 14। अब मान लीजिए कि धारा का वेग x मान लेते हैं। अब ये दोनों मिलके कितने के बराबर हो, तो क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी निकल के आई हमारी, 16 किलोमीटर, तो हमें x का मान निकल जाएगा, 16 में से इस 14 को घटा दीजिए तो बराबर आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपके धारा का वेग निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अनिल, जो आपको क्वेश्चन कॉर्नर पर दिख रहा होगा, अनिल एक काम को 6 दिन में बीनू के 6 दिन में
और बीनू उसी काम को 8 दिन में करती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहता है कि अनिल एक काम को 6 दिन में, बीनू उस काम को 8 दिन में करती है। अब करते क्या है ये लोग कि खुद से काम हो नहीं पाती है, तो क्या करते हैं ये लोग, अनिल और बीनू, फिर आगे कहता है क्वेश्चन में, अनिल और बीनू उस काम को 240 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, उस काम को फिनिश करने का ठेका लेते हैं 240 रुपए में। लेकिन लास्ट में क्या करते हैं कि वो अपने साथ चित्रा को भी मिला लेते हैं, चित्रा को भी मिला लेते हैं, और तब पूरा काम वो तीनों मिल करके, यानी कि अनिल, बीनू और चित्रा मिल करके उस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहता है कि चित्रा का हिस्सा 240 में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि अनिल एक काम को 6 दिन में करता है और बीनू उस काम को 8 दिन में करती है, और दोनों मिल करके किसी काम को पूरा करने का जो ठेका लेते हैं वो 240 रुपए में। लेकिन होता क्या है कि उन दोनों से काम हो नहीं पाता है, तो वो एक काम क्या करते हैं कि चित्रा नाम की एक लड़की को मिला लेते हैं बस अपने साथ, और कहते हैं भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ। अब उससे क्या होता है कि वो उस काम को फिनिश करते हैं तीनों मिल करके 3 दिन। तो कहता है कि चित्रा का भी तो हिस्सा होगा ना भाई, काम तो उसने भी किया है, तो काम जब वो करेगी तो वो भी तो पैसे लेगी ना। तो यहाँ पर 240 रुपए में चित्रा का हिस्सा क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अनिल और बीनू का भी हिस्सा होगा, लेकिन साथ साथ में चित्रा का, तो हमें चित्रा का निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा कि चित्रा उस काम को अकेले कितने दिन में करती, पहले ये पता करना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं। चित्रा, चित्रा के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। समय कह लीजिए या वो मतलब दिन कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चित्रा के द्वारा लिया गया दिन कह लीजिए या समय कह लीजिए, क्योंकि चित्रा, अब आपने देखा कि अनिल, बीनू और चित्रा तीनों मिल करके उस काम को 3 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना होता है, 1/3। अब आपको पता है कि ये तीनों ने मिल के किया है, अनिल, बीनू और चित्रा ने मिलकर। अब इसमें आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अनिल एक काम को 8 दिन में करता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया, सॉरी, अनिल एक काम को 6 दिन में करता है और बीनू उस काम को 8 दिन में करती है। तो आपको पता है कि पहले हम, इसमें तो तीनों का काम शामिल है, तो पहले हम क्या करेंगे कि तीनों के काम में अनिल और बीनू के काम का जो संयुक्त रूप होगा उसको माइनस कर देंगे। तो अनिल आपको पता है कि एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/6। और बीनू एक काम को 8 दिनों में कर सकती है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/8। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों के द्वारा लिया गया काम जो है 1/3 है, और ये अनिल और बीनू के, इसको इन दोनों के काम को जब इसमें माइनस करेंगे तो चित्रा उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकती थी वो हमें पता चल जाता है। चित्रा के द्वारा लिया गया समय क्या हो सकता है, तो वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/3 यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें करना है कि डायरेक्ट ही हम क्यों नहीं कर लें, डायरेक्ट ही क्यों नहीं कर लें हम, क्योंकि पहले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3 24 हो जाएगा। 24 हम ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा 3 8 24, 3 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो 24 होगा। 3 6 8 का एलसीएम आप देख सकते हैं, 3 6 8, तो ये यहाँ से तो 3 निकलेगा ही, यहाँ से भी 3 निकलेगा, और यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2, तो 2 की बड़ी घात क्या होगी, 8 होती है, तो 8 दिया 24, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब हमें अलग अलग निकाल लेना है, तो 6 चौके 24, 8 दिया 24, तो आप देख सकते हैं 8 है यहाँ, इन दोनों का योग कितना आएगा, 4 3 7, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1/24। यानी कि हमें क्या दिखता है कि 1/24, यानी कि चित्रा उस काम को अकेले कितने दिनों में करती, 24 दिनों में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि अनिल, बीनू और चित्रा का जो अलग अलग, अनिल एक काम को 6 दिन में करता है, बीनू उस काम को 8 दिन में करती, और चित्रा उस काम को 24 दिन में करती अकेले। तो याद रखिए, जब भी ये हिस्से वाला जो क्वेश्चन आता है ना, पार्टनरशिप टाइप, पार्टनरशिप तो नहीं कहेंगे, ये एक अलग मैटर है, यहाँ पर आपको हिस्से वाली बात, तो हिस्से में याद रखिए, जब भी पैसा बढ़ता है ना तो उनके काम में लिए गए समय के अनुपात में बढ़ता है। ये याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान रखिए। उनके द्वारा जो काम है ना, काम के अनुपात में उनका हिस्सा बढ़ता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि अनिल, बीनू और चित्रा का
जो काम है उसका अनुपात निकालें और उसी के अनुपात में उनका हिस्सा भी बटेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा अनुपात में करोगे तो आप ज़्यादा पैसे लोगे ना। आप कहोगे कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करेंगे, तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें अनिल करता है अनिल का 1/6 दिन का काम, बीनू का 1/8 दिन का काम और चित्रा का 1/24 का। तो इससे हमें अनिल, बीनू और चित्रा का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है 6, 8, 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। 6, 8, 24 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो 24 यहाँ पर रख दीजिए आप, 24 यहाँ पर रख दीजिए, 24 यहाँ पर रख दीजिए, डायरेक्ट ही रख दीजिए। तो 24 यहाँ पर मैं इसीलिए काट करके रख ही देता हूँ यहाँ पर 24। ठीक है, 6, 8 इस तरीके से ये अनुपात निकालने का भी तरीका है, ये आप याद रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा दिया रहे ना तो आप सबका एलसीएम निकाल लीजिए और यहाँ पर बैठा दीजिए। अब चूंकि एक था तो एक को इसलिए मैंने यूज नहीं किया यहाँ पर, तो यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 होगा, 24 कट जाएगा। तो 4, 3 और 1 के अनुपात में, यानी कि 4, 3 और 1 के अनुपात में इन तीनों का हिस्सा बटेगा। यानी कि अनिल को 4 हिस्सा मिलेगा और चित्रा को 3 हिस्सा, और किसको अनिल को 4 हिस्सा मिलेगा, बीनू को 3 हिस्सा और चित्रा को 1 हिस्सा। क्योंकि देखिए, जो जितना एक काम को कम समय में करेगा ना उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। भाई आप कोई ठेका लेते हो तो आप कहते हो कि मैं इस काम को कम दिनों में, अब दूसरा आदमी उसी काम को ज्यादा दिन में करेगा, तो आप ज्यादा दिन यानी कम दिन में कर रहे हो तो आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है ना उसमें, तो मेहनत ज्यादा लगेगी तो आपको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना। अब आप कहोगे कि सर मैंने कम दिन में कर दिया तो मुझे ही कम मिल रहा है, तो ये भी तो नाइंसाफी है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे चित्रा का हिस्सा निकालना है। चित्रा का हिस्सा 1 हिस्सा निकलेगा, तो 4, 3, 7, 1, 8। तो चित्रा का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8 नीचे रख लीजिए और यहाँ 1 रख दीजिए अनुपात में। अब टोटल पैसा था कितना? 240 रुपया। तो 240 रुपया यहाँ रख दीजिए, 8 से काट दीजिए, तो सीधा सब 8 या 24, 30 रुपया निकल के आ जाएगा। चित्रा का हिस्सा कितना निकल के आ जाएगा? 30 रुपया निकल के आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर था जो पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने 9 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे रेल आरआरबी एनटीपीसी में, उसके कुछ क्वेश्चंस किए। इसके जो और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इस तरह से अब सीरीज को लेते चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आप इसको प्रैक्टिस में रहें, जितना प्रैक्टिस में रहेंगे। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जितना हमें सहयोग देंगे, जितना डीडी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहेंगे, उतना हमें बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आए जो अभी एग्जाम में चल रहे हैं। और जो सुदूर जगहों पर बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिलेगा इन सारे क्वेश्चन, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आज अगर मैंने आपको कुछ भी ऐसा लगा है कि आपके फ़ायदे की चीज़ कराई है तो आप हमें सहयोग दें, अपना प्यार दें। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक बल मिलेगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और साथ साथ में कमेंट्स भी, चाहे कमेंट्स कैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता है, चाहे आप अच्छा लिखें या खराब लिखें, जिनको जो लिखे सब फ्री हैं जो लिखना चाहे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत जल्द मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।